AI सेल ऑफ, बबल इन AI एंड टेक्नोलॉजी, ये दो टर्म्स आप लोगों ने जरूर सुनी होंगी कि इस सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। पूरा बबल बर्स्ट यहाँ पर हो चुका है। पूरे मार्केट के अंदर ग्लोबल इंडाइसेस पर भी इस सेक्टर में बड़ी गिरावट है। HFCL अब यहाँ पर बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है, जो कि गिरता देखने को मिला। पिछले दो सेशन से लगातार लोअर सर्किट है। ऑल उसके पहले कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। क्या उस टाइम पर ये सारा कंसर्न नहीं था एआई को लेकर के या टेक्नोलॉजी को लेकर के? क्या उस टाइम पर यहाँ पर सेलिंग नहीं थी? क्या उस टाइम पर भी ये सेक्टर ग्रो कर रहा था? डेफिनेटली नॉट। उस टाइम पर भी ये सब कंसर्न्स बने हुए थे। ये कंसर्न्स आज भी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन तब ऐसा क्या था कि उन कंसर्न के बावजूद भी शेयर में तेजी थी, और अब ऐसा क्या है कि ये कंसर्न एग्जिस्ट अब भी कर रहे जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन इस बार गिरावट है। बहुत थिन लाइन होती है हर चीज के बीच में। मार्केट के अंदर गिरावट आती है, हम उसको प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे करके अपना किनारा कर लेते हैं और हम समझदार हो जाते हैं कि भैया प्रॉफिट बुकिंग है इस वजह से गिर रहा है। ओह अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग है, ये बात है, इस वजह से गिरावट है। चिंता ना करो, इस वीडियो में हम यहाँ पर सभी सवाल लेंगे कि अगर सेलिंग है या फिर किस रीजन से गिरावट है, वो गिरावट कहां तक रुक सकती है और वहां से क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बन रही है। ग्लोबल सिचुएशन आप लोगों को मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप, यूएस, ईरान, इन्होंने इस सारे सेक्टर में इस समय आग लगा करके रखी है, चाहे वो कोई भी सेक्टर मार्केट में हो। मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स आपके इन्हीं रीजन से इफेक्ट हो रहे हैं। HFCL ब्लीड एमिड ग्लोबल एआई सेल ऑफ, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन डाटा सेंटर स्टॉक्स यहां पर बुरी तरह से गिर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी में आपको सेलिंग देखने को मिल रही है पूरे ऑल ओवर द ग्लोब। ऑलराइट, ये एक पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, स्टॉक इस समय लॉन्ग टर्म ASM2 के अंदर है, जो कि आपको कॉशन देता है कि भैया अभी थोड़ा इंतजार करो, अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। ऑलराइट, दूसरा पॉइंट आपके पास में आ गया। अब तीसरा पॉइंट आता है कि टेक्निकली स्टॉक ऑलरेडी ओवरबूट है। बेयरिश 85.7 पर आपका एमएफआई है, 73.1 पर आपका आरएसआई है। ये तीन चीजें काम करती हैं आपके शॉर्ट टर्म के अंदर। टेक्निकल्स तेजी के साथ बढ़ते हैं, बेयरिश होते हैं। गिरावट के साथ न्यूट्रल होते हैं, बुलिश होते हैं। लॉन्ग टर्म ASM1 या ASM2 या शॉर्ट टर्म ASM के अंदर सर्विलेंसेस में स्टॉक को इसलिए डाला जाता है ताकि वॉल्यूम्स को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। जब इररेगुलर वॉल्यूम्स और इररेगुलर ट्रेडिंग आपको देखने को मिलती है, तो सेबी अपने सर्विलेंस के अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के आता है, जिस वजह से ये लॉन्ग टर्म ASM2 में डाल दिया जाता है। ये भी एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही डाला जाता है। ऑलराइट, अगर कंपनी उसके बाद में कुछ ज्यादा कुछ करे तो फिर उसके बाद और भी सर्विलेंसेस के अंदर फर्दर कैरी किया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ASM2 के अंदर है, शॉर्ट टर्म के अंदर इसको यहां से निकाल दिया जाता है। कई बार 90 डेज का टाइम पीरियड होता है और कई बार वीकली सर्विलेंस रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। अगर सब चीजें रेगुलर देखने को मिले, मतलब कि अंडर कंट्रोल देखने को मिले, तो यहां पर उनको वीकली बेसिस पर भी बाहर निकाल दिया जाता है सर्विलेंस के अंदर से। ऑलराइट, अब जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो कंपनी ने ऐसा क्या किया, अभी मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन पहले इसके चार्ट पर आऊं। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट अभी हमने देखा आपका टेक्निकल। चौथा पॉइंट आता है आपका चार्ट पैटर्न पे कैंडल का फॉर्मेशन। इसको आप इन्वर्टेड हैमर कहो, या फिर इसे आप शूटिंग स्टार कह दो, या फिर इसको आप बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कह दो। सही तरीके से समझने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए मैं इसको बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ही कहता हूं, ताकि आपको पता हो कि कोई भी स्टॉक में जब तेजी आ रही होती है, इस तरह की कैंडल बनना मतलब कि वो आपको अपने आप में इंडिकेट कर देती है कि भैया यहां से मैं गिरने वाला हूं। इस कैंडल पर आपके एमएफआई एंड आरएसआई 90s के एरिया पर भी थे, जो कि अपने आप में ओवरबोट भी बताते हैं। जब भी आपके इस तरह की कैंडल बने टॉप पर, दैट मींस कि स्टॉक में गिरावट आने वाली है। तो भैया चौथा पॉइंट आपका ये हो गया कैंडल का फॉर्मेशन। अब आप कहोगे भाई यही कैंडल तो यहां पर भी बनी थी, इसके बाद गिरावट क्यों नहीं? जब भी आपके पास बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, वो भी बेयरिश 90s के एमएफआई के आसपास, दैट मींस कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, और आप चाहते हो उसको एवर्ट करना, मतलब उसके अगेंस्ट जाना चाहते हो। दैट मींस कि आपकी जो ओपनिंग है वो हमेशा कैंडल की बॉडी के ऊपर आनी चाहिए, तब आपको बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में गिरावट नहीं मिलती। अब क्योंकि HFCL लिमिटेड के अंदर ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक गैप डाउन की तरफ ओपन होता है लगातार यहां पर, जिसकी वजह से आपको ये गिरावट देखने को मिली और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल अपना काम करती गई। और यहां पर वो चीज नहीं हुई, क्योंकि आपको गैप अप ओपनिंग बॉडी के अंदर देखने को मिल जाती है। ऑलराइट, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आएगा, दोनों डिफरेंसेस कैंडल के अंदर। अब ठीक है, यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम आते हैं इसके 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर।
1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक नॉन स्टॉप लोअर सर्किट के पास में है। हमारे पास बहुत से ट्रेंड आते हैं। एक ट्रेंड आपका आता है अराउंड 184 पर, एक ट्रेंड मेरे पास आता है एट 175 पर, और एक और ट्रेंड मेरे पास में आता है अराउंड 161 पर, और सबसे क्रूशियल ट्रेंड मेरे पास बनता है एट 148 पर। ये चार जो ट्रेंड आप यहां पर देख रहे हो स्क्रीन पर, ये हैं इसके इंपॉर्टेंट बेसिस। आज के सेशन में 184 के बेस को तोड़ते हुए स्टॉक लोअर सर्किट के साथ आज के दिन क्लोज हो गया है। लोअर सर्किट के साथ आज के दिन अपना ट्रेंड को तोड़ते हुए क्लोज हो गया यहां पर। अब जो नेक्स्ट बेस मेरे पास बनता है 175 है, यानी कि हर एक ट्रेंड पर मेरे पास क्या कैंडल का फॉर्मेशन का जरूरत होगी। जब भी आपको ये स्टॉक नॉन स्टॉप फॉल कर रहा होता है कुछ इस तरीके से, मुझे चाहिए होती है इस तरह से बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या फिर एक ब्लॉक कैंडल, छोटी सी बॉडी हो जिसकी, ये वाली कैंडल या फिर इस तरह की कैंडल, वो मुझे इंडिकेट करते कि भैया जो गिरावट है वो एक दो सेशन के लिए रुकने वाली है, यहां से रिकवरी के चांसेस बनते हैं। तो 175 पर अगर आपके पास तरह कैंडल बनती है, दैट मींस कि यहां पर अभी आपके पास रिकवरी आने वाली है। नहीं बन पाती, इस ट्रेंड को भी तोड़ देता है 161 148, जो भी आपका क्रूशियल बेस के पास जाकर के स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेट करता है, वहां स्टेबिलिटी नजर आती है, क्योंकि 148 पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका 200 ईएमए भी ट्रेड कर रहा है, तो सबसे क्रूशियल बेस आपका 148 का हो गया। अब आप कहोगे अच्छा मतलब 148 तक गिरावट बता रहा तू, ये समझोगे आप इसका मतलब? सिंपल सी बात हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे, वीडियो को एग्जिट कर दोगे, है ना? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। इट मींस कि हमारे पास स्टेबिलिटी कौन से बेस के पास बन रही है, कौन से बेस पर सबसे ज्यादा स्टेबल स्टॉक हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तेजी को यहां पर देखोगे, मैं आपको एक बार इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूं। आप इस तेजी को जब यहां पर देखते हो तो आपको नजर आता है कि बीच बीच में स्टॉक कई बार रुका भी है, पूरा साइडवेज कंसोलिडेट भी किया है। अब वो कंसोलिडेशन कितना स्ट्रांग है कि वो वहां पर इतना बड़ा ब्रेकआउट दे करके भी स्टेबल होके और ब्रेकआउट दे, उसके लिए डिपेंड करता है कि वो कितनी स्टेबल कैंडल, कितनी स्टॉप कैंडल्स आपको बना करके देता है उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में, जिसकी वजह से आपको तेजी मिले। गिरावट में भी यही पूरा का पूरा फंडामेंटल यूज होता है कि एक पर्टिकुलर बेस लाइन के पास में आकर के वो कितना स्टेबल हो रहा है कि वहां से आपको वापस से ब्रेकआउट मिल पाए, या फिर वो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को तोड़ देगा। इसी वजह से आप जब कहते हो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो प्रॉफिट बुकिंग अपने आप से नहीं आ जाती है। प्रॉफिट बुकिंग अपने आप से नहीं आती है, हर एक ट्रेंड आपको बताता है कि मैं वहां पर कितना स्टेबल हूं। नहीं स्टेबल होता तो आपको वहां पर सेलिंग देखने को मिलती है, जिसको बाद में प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे दिया जाता है आसान भाषा के अंदर। ऑलराइट, सो ये दो चार्ट्स मेरे पास थे आपके HFCL लिमिटेड से रिलेटेड। कंपनी ने रिसेंटली 200 प्लस के ऊपर का टारगेट दिया आप लोगों को, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी ने बना करके यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन अगर हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन मेरे पास कहां पे बनेगा, लगभग 188 पे। 188 ये मेरा अभी के लिए एक क्रूशियल रिजेक्शन पॉइंट बन जाता है HFCL के अंदर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऑलराइट, अब समझते हैं इस कंपनी की पोजीशन क्या है। आखिर कंपनी इतने सालों से सो रही थी, आपको ये चीज पता होगी कि एक लंबे टाइम तक इस कंपनी में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, बस 2024 में जो मार्केट के अंदर पूरी रैली, मार्केट आपको पता होगा 2024 में मार्केट एक बुल रन पर था सितंबर तक 2024 के, तो बस वहीं पर ही ये स्टॉक ने भी मार्केट के साथ बुल रन दिया है। उसके बाद में स्टॉक पूरी तरह से कुछ भी नहीं दे रहा था, खत्म ही हो गया था, लगभग 160 रुपए से गिर करके लगभग 60 रुपए पे बैठा हुआ था। तो कहानी बहुत ज्यादा यहां पर बुरी हो गई थी। पिछले मतलब 1.5-2 साल में स्टॉक ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया था। लेकिन अभी कंपनी में ऐसा क्या हुआ, बुल रन, मार्केट बुल रन के अंदर तो भैया कोई भी स्टॉक चल जाता। मार्केट में कितने स्टॉक देखते हो, रतन इंडिया पावर आपको बढ़िया देखने को मिला, बहुत कंपनीज आपको टूटी फूटी कंपनी भी बढ़िया देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब कंपनी में ऐसा क्या हुआ, क्या अब कोई बुल रन था? भैया अब तो कोई बुल रन था ही नहीं। क्या एआई का कोई पॉजिटिविटी थी? नहीं भैया, वो भी कंसर्न के अंदर था। अभी जो आप बात कर रहे हो कि भैया एआई बर्स्ट हो गया, सेल ऑफ आ रहा है, ग्लोबल सेल ऑफ, भैया ये कंसर्न तो पहले भी था, ये कंसर्न पहले भी था। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि कंपनी ने अपना ग्रोथ जो है उसको शो किया। यहां पर आप देखो कंपनी के रिजल्ट्स, मार्च 23 से लेकर के मार्च 25 तक कंपनी लगातार डिक्लाइनिंग बेस पर ही देखने को मिले। इस बीच में सिर्फ एक क्वार्टर जो कि जून 2024 का था और इस टाइम पर स्टॉक अपने हाई पर भी गया,
मतलब एक 2024 में हाई अच्छा खासा जो लगा था 160 का, उस टाइम पर कंपनी ने एक पॉजिटिव रिजल्ट भी दिया था, तो इस वजह से एक रिजल्ट भी अच्छा आया और मार्केट के बुल रन का भी फायदा मिल गया। ओवरऑल यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि कंपनी 2025 मार्च तक लगातार गिरती चली गई, लेकिन उसके बाद में कंपनी ने क्या किया, सबसे ज्यादा जरूरी चीज मार्केट में क्या देखते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, कंपनी कितना एनुअल ग्रोथ दे रही है, लेकिन इसको भी जज करने के लिए हमें क्वार्टरली बेसिस पर देखना होता है। अब इस चीज को ध्यान से सुनना कि क्या ये कंपनी अभी अगर करेक्शन मूड पे है इतना बढ़िया ब्रेकआउट देने के बाद में, तो क्या ये वापस से कभी तेजी दिखाएगा, क्या ये वापस से कभी तेजी दिखाएगा। कंपनी ने बिजनेस एक्सपेंशन अपनी अपडेट्स देकर के नहीं करा, कंपनी ने वो अपने रिजल्ट्स पर शो किया है। कंपनी अगर इसी चीज को वापस से कंटिन्यू करती है, देन आप कहते हो हाँ भैया यहां से लॉन्ग टर्म की पोजीशन मुझे अच्छी नजर आती है। कंपनी ने क्या किया, यहां मार्च 2025 तक कंपनी 801 करोड़ के रेवेन्यू तक गिर गई, उसमें कंपनी ने एनुअल बेसिस पर -40% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया। उसके बाद में जब जून क्वार्टर आता है, कंपनी 871 करोड़ के रेवेन्यू पर खड़ी होती है, लेकिन ग्रोथ परसेंटेज -40 से कम होकर के -25 पर आता है। ये एक डिसेंट ग्रोथ है, मतलब कंपनी का जो नुकसान है रेवेन्यू एनुअल बेसिस पर इस बार क्वार्टर के अकॉर्डिंग ग्रोथ परसेंटेज में वो इस बार कम आया है, जो कि एक रिवाइवल का साइन होता है। उसके बाद में जब कंपनी ने सितंबर 25 का रिजल्ट दिया, तो वहां पे -5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, यानी कि कंपनी अब धीरे धीरे करके स्ट्रांग बनने की कोशिश पर आ रही है, कंपनी का रिवाइवल प्रोसेस और स्ट्रांग हो रहा है। उसके बाद में कंपनी ने दिसंबर जब दिया, वहां पर 20% का ग्रोथ था। उसके बाद जब कंपनी ने मार्च 26 का रिजल्ट दिया, वहां पे 128% का ग्रोथ था। तो तेजी के जो रीजन है, ये ना कोई एआई बर्स्ट की जो कि आपका कंसर्न पहले से चल रहा था, तब तो स्टॉक को गिर ही जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो आपके तेजी के पीछे के रीजन है वो कंपनी का ये एक्सेप्शनल ग्रोथ है। अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर इस ग्रोथ को कंटिन्यू करती है, आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमको और तेजी देखने को मिल जाए, यानी कि 128% कंपनी का भी जब जून का क्वार्टर आएगा, वहां कंपनी को इतना ही रेवेन्यू देना है। 128% ऑफ 871 करोड़ कितना हो जाता है, इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे मुझे पता आप लोग नहीं बताओगे, फिलहाल कोई बात नहीं, ठीक है, मत बताना। 871 का 128% ये बन जाएगा आपका अराउंड 1750 1750 एंड अराउंड 1900 करोड़ के आसपास। कैलकुलेट आप लोग कर लेना अगर आपका मन करे तो, अराउंड 1900 से लेकर के 2000 करोड़ के आसपास, यानी कंपनी को जून 26 में 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देना है, ताकि कंपनी का ग्रोथ एक्सीड कर पाए 128% के ऊपर। ये हम एनुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्वार्टर ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, एनुअल ग्रोथ की बात यहां पर हो रही है कि कंपनी को जून टू जून 128% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए, जहां पर 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आना जरूरी है। तब हम कहते हैं कि हाँ ये कंपनी को मैं और फर्दर कैरी करूंगा, चाहे बेयर मार्केट हो चाहे किस भी तरह के मार्केट की पोजीशन हो, मुझे ये आगे रिटर्न बना करके देगी। ये बात होती है रेवेन्यू की। प्रॉफिट्स पर भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कंपनी आगे जाकर के क्या परफॉर्मेंस कर सकती है। कुछ नया जानने को मिला, एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना चाहो तो वो भी करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।